नमस्कार भाइयों। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की राजनीति विज्ञान के पाठ का नाम है राजनीतिक समाजीकरण। और आज हम राजनीतिक समाजीकरण के विषय में बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व की राजनीतिक स्थिति संक्रमणकालीन स्थिति थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में अनेक देश स्वतंत्र हुए, जैसे लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के। उन देशों के राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रविधियां नाकाफी सिद्ध होने लगी थी। अतः नवीन अवधारणाओं की आवश्यकता थी। साथ ही साथ उस समय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। और उस व्यवहारवादी क्रांति में अंतःशासनात्मक अध्ययन का बल दिया और इसके माध्यम से अन्य अनुशासनों के साथ साथ राजनीति विज्ञान को अध्ययन बढ़ाया जाने लगा। जैसे भूगोल है, सांख्यिकी है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, इनके साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। तो कई अवधारणाओं का विकास हुआ, जैसे राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक समाजीकरण है। ये समाजशास्त्रीय संकल्पना है। अतः समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में ली गई संकल्पना है। अतः राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्र से प्रेरित संकल्पना है। राजनीतिक समाजीकरण समझने से पहले हम समाजीकरण के विषय में बात करेंगे। आखिर समाजीकरण क्या है? समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, खान पान, रहन सहन, मूल्य आदि को स्वीकार करता है, सीखता है और सीखकर, स्वीकार करके, अंगीकार करके या आपका विरोध करके उस समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है। तो ये क्रियाशील सदस्य बनने की प्रक्रिया, अतः उन मूल्यों को, परंपराओं को स्वीकार करना, उनका विरोध करना, उनको सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। और यही प्रक्रिया राजनीतिक जीवन में भी चलती रहती है। अतः राजनीतिक दृष्टिकोण को जानना, राजनीतिक विभिन्न विचारधाराओं के प्रति, विभिन्न स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण विकसित करना ही राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीति के विषय में हमें जिन जिन साधनों से ज्ञान प्राप्त होता है, वे सभी राजनीतिक समाजीकरण के साधन माने जा सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। अतः राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक आदर्श
राजनीतिक परंपराएं, विश्वास, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से किया जाता है। अतः इसको सीखने की, स्वीकार करने की, विरोध करने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीतिक समाजीकरण के विषय में सर्वप्रथम व्याख्या देने वाले विद्वान थे हार्वर्ड हाइमन, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण परिभाषा आमंड पावेल द्वारा दी गई है, और आमंड पावेल द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। अतः राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक स्थिति के प्रति अपना एक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाता है, या दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण सामान्यतः दो प्रकार का है, या दो प्रकार का माना जाता है। औपचारिक समाजीकरण और अनौपचारिक राजनीतिक समाजीकरण। जहां तक औपचारिक राजनीतिक समाजीकरण है, जो कि सरकार के निर्देशन में नियंत्रित रूप से एक व्यवस्था के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और अनौपचारिक राजनीतिक समाजीकरण है जो अनायास रूप से और स्वाभाविक रूप से एक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करता है और उनके प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। यहां हम राजनीतिक समाजीकरण के विषय में बात करेंगे। राजनीतिक समाजीकरण के साधन और उनमें महत्वपूर्ण है परिवार। परिवार राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बच्चा जन्म लेने के बाद से परिवार में ही सीखना शुरू कर देता है, चाहे वो खाना शुरू कर रहा है या बोलना शुरू कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है, ये भी समाजीकरण है। लेकिन इसके साथ साथ वह अपने से बड़े व्यक्तियों के बात को मानना शुरू कर देता है, अतः उसे सत्ता का महत्व पता चलता है। और साथ ही साथ जब वो उनके बातों की अवहेलना करता है या उनकी बातों को नहीं मानता तो उसे दंड का भी आभास होने लग जाता है। इसके साथ साथ वो अपनी कुछ जिद को, अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए कुछ जिद करता है, रोता है या अन्य प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं को या जिद को मनवाने का प्रयास करता है। इससे सरकार का विरोध करने का या अपनी आवश्यकताओं के प्रति एक हड़ताल करने का या मांग रखने की, अतः सत्ता को किस प्रकार से झुकाने का प्रयास किया जा सके, इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही साथ जो चुनावी सर्वे हुए हैं उनमें ये भी बात सामने आई है कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल से, राजनीतिक विचारधारा से संबंधित होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित होते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के दूसरा महत्वपूर्ण साधन है शिक्षण संस्थान। व्यक्ति परिवार से निकलकर महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षण संस्थान से प्राप्त करता है, और जो शिक्षण संस्थाएं मुख्य रूप से विद्यालय, कॉलेज हैं या कोचिंग संस्थान से प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनके माध्यम से उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है, तो राजनीति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है।
साथ ही साथ वह अन्य अपने साथियों के साथ में किस प्रकार से समायोजन स्थापित करता है, किस प्रकार से उनका विरोध करता है, ये भी राजनीतिक समाजीकरण का हिस्सा है। हालांकि तानाशाही राष्ट्रों में और साम्यवादी राष्ट्रों में राजनीतिक समाजीकरण की दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्रों में इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में ही कुछ समय पहले से सरकार बदलने के साथ साथ विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भी राजनीतिक समाजीकरण पर नियंत्रण का कार्य कर रही है। अतः एक व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक समाजीकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अध्यापक होते हैं उनको भी विचारधाराओं को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य होता है और वो अपनी विचारधाराओं को उनमें शामिल कर देते हैं। अतः व्यक्ति शिक्षण संस्थान के माध्यम से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करता है और उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। अगला राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन फिर भी साम्यवादी राष्ट्रों में और तानाशाही राष्ट्रों में इसमें समानता पाई जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तानाशाही और साम्यवाद की अपेक्षाकृत अलग होता है, क्योंकि तानाशाही राष्ट्रों में जहां तानाशाही शासन व्यवस्था होती है उन राष्ट्रों में, और जहां साम्यवादी शासन व्यवस्था है उन राष्ट्रों में राजनीतिक दलों के निर्माण पर नियंत्रण स्थापित होता है। लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्रों में राजनीतिक दलों के निर्माण पर कठोर नियंत्रण नहीं होता और सभी राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार अपने कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इससे राजनीतिक समाजीकरण पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाता। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल दूसरे दलों के आलोचना या समर्थन करते हैं। इससे उनकी क्रियाओं का चाहे समर्थन किया जाए या विरोध किया जाए जनता के सामने रखा जाता है। अगला राजनीतिक समाजीकरण का साधन है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीकों में जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रपिता या राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है या राष्ट्र चिन्ह है, इनके माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आदर्शों के अंगीकार करने, उनका प्रसार करने, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय आदर्शों को अधिक से अधिक मान्यता दी जाए, उनका अधिक से अधिक प्रसार किया जाए। इससे किसी भी देश में या उस संबंधित देश में राष्ट्रीयता का विकास होता। जनसंचार के साधन। राजनीतिक समाजीकरण का एक अगला कारण है जनसंचार के साधन। सामान्यतः भारत जैसे राष्ट्र में या अमेरिका जैसे राष्ट्र में ये एक आम कहावत बन चुकी है कि चुनाव विभिन्न चैनलों के ऑफिसों में होते हैं। अतः सरकार का निर्माण
जनसंचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, अखबार ये है, और ये किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का कार्य भी कर सकते हैं। हालांकि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके बावजूद भारत में जो स्थिति देखी जा रही है, तो ये जनसंचार के साधन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के किए गए कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, चाहे वो गलत हैं तो जनता का जनमत निर्मित किया जाता है, और यदि वो सही हैं तब भी जनता द्वारा उसका जनमत संग्रह करवाया जाता है। दबाव समूह, नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के दबाव समूह का निर्माण किया जाता है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, मुस्लिम कमेटी है, अंजुमन कमेटी है। ये दबाव समूह है, और दबाव समूह सरकार पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर अपने अनुसार नीति निर्माण करवाने का प्रयास करते रहते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक व्यक्तियों को अपने साथ जोड़कर अपने दृष्टिकोण को और प्रमुखता देने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण का अगला महत्वपूर्ण कारण है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के संगठन भी दबाव समूह की तरह राजनीतिक व्यवस्था में दखलंदाजी करती हैं, और राजनीतिक घटनाओं के अपने पक्ष और विपक्ष के अनुसार व्याख्या करके जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ समय से भारत की जो धार्मिक स्थिति है उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जाति व्यवस्था और धार्मिक स्थिति है वो लगभग मिली हुई है। भारत में टिकट वितरण से लेकर सरकार बनने तक जाति व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ साथ धार्मिक स्थिति पर भी टिकट वितरण से लेकर चुनाव जीतने तक, सरकार निर्मित होने तक धार्मिक व्यवस्था पर, धार्मिक स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद भी लगातार सरकार के जो कार्य हैं वो धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं। ये रहे राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन। वैसे राजनीतिक समाजीकरण के जो महत्वपूर्ण साधन है वे हैं परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन। इनमें हम दबाव समूह, जाति व्यवस्था, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को भी शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों। अब हम अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।